आज हम लोग एक अकाउंट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें परचेज है, तो ये जो परचेज है यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट भी बनता है, जो इनकम के साइड में दिख रहा है, और यही हमारा एसेट साइड में दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में इधर डेबिट साइड होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है। और डेबिट साइड में जो भी होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी इधर डेबिट साइड में रहेगा वो एक्सपेंसेज रहेगा, और जो भी इधर क्रेडिट साइड रहेगा वो सब इनकम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ परचेज परचेज में कभी कभी लोगों को कंफ्यूज होता है कि ये एसेट है, क्योंकि गुड्स आया है तो एसेट है। ठीक है, लेकिन गुड्स आया तो एसेट है, वो तो बराबर है। लेकिन इधर ट्रेडिंग अकाउंट में इधर देखा जाए तो सभी जब एक्सपेंस रहते हैं तो इसको एसेट कैसे मानेंगे। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब भी कोई हम परचेज करते हैं तो उस समय जब हम परचेज किए उसी समय जब हम एंट्री मार लेते हैं तो उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं कि वो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है। और जब हम ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ हम जब रिपोर्ट तैयार करते हैं पूरे महीने का ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली मेरे गोडाउन में कितना है। तो मान लीजिए कि 5 लाख का परचेज किए थे, 1 लाख ओपनिंग स्टॉक था, और जब मैं गोडाउन में चेक किया तो 4 लाख क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। तो इससे क्या समझ में आया कि अपने पास बेचने के लिए 6 लाख का माल था और क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख निकल गया, मतलब 6 में से 4 गए 2 लाख। 2 लाख का ही सामान हमने 4 लाख में बेचा है। सेल यहाँ पे दिख रहा है 4 लाख का, मतलब 2 लाख के सामान पर 100% प्रॉफिट, 100% मार्जिन के साथ हमने उसे 4 लाख में बेच दिया। ठीक है। और यहाँ पे टू वेजेज एंड सैलरी लिखा हुआ है 50,000। टू वेजेज एंड सैलरी, अगर पहले वेजेज लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग का पार्ट बनेगा, और पहले अगर लिखा रहता टू सैलरी एंड वेजेज तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है। पहले वेजेज रहेगा तो ट्रेडिंग का पार्ट बनेगा, पहले सैलरी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा डिस्कशन केवल यहाँ पर परचेज से लेकर है कि जो हम परचेज करते हैं वही क्लोजिंग स्टॉक बनता है, उसी का कुछ हिस्सा, और वही बैलेंस शीट में जाता है। अगर हम इसको एसेट एक्सपेंस इनकम के नजरिए से देखें तो इसको कैसे समझेंगे। ठीक है। तो परचेज जब हम किए तो इसको हम क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे। ठीक। और ड्यूरिंग द जब हम इसका रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो मालूम चला कि इसमें से 4 लाख का स्टॉक है मेरे पास, तो वो चला गया इनकम साइड में, वो उससे मेरा इनकम बढ़ गया। क्यों, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि स्टेशनरी के लिए मैंने किसी को 500 दिया, स्टेशनरी खरीद के लाओ, उसको 500 दे दिया। स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, तो इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होता है, एक्सपेंस है ये। कैश क्या है, एसेट है। ये कैश मैंने उसको दे दिया, तो कैश एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया है। ठीक है। लेकिन वो बंदा 2 दिन बाद आ रहा है, बोल रहा है कि 400 का ही मैंने स्टेशनरी खरीदा है, 100 रुपया वापस कर दिया उसने। तो जब हम तो एंट्री डाल चुके थे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक। और वो जब आया बाद में 100 रुपया वापस दिया, तो हम इसको इरेज नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, फिर एक एंट्री लगाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी, इसके रिवर्स में एक एंट्री लगा देंगे। तो ये एंट्री लगाने के वजह से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, तो इधर एक्सपेंस साइड में अपना 500 रुपया से बढ़ गया था जब पहला एंट्री ये लगा था, तो लेकिन वो 100 रुपया वापस उसके देने की वजह से 100 रुपया कम हो गया अगला दिन, और खर्चा 400 ही बुक हो गया। खर्चा 400, जब 500 बुक हुआ होगा तो मान लीजिए अपना उस समय प्रॉफिट 1000 दिख रहा होगा, 500 बुक हुआ होगा तब 1000 दिख रहा होगा। और फिर जब वो 100 रुपये आकर वापस दिया तो उसका जब हम रिवर्स एंट्री लगा दिए तो प्रॉफिट कितना दिख रहा होगा,
1100 दिखने, 100 रुपया से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि खर्चा मेरा 100 रुपया से कम हो गया। स्टेशनरी यहाँ पे 100 रुपया क्रेडिट हुआ है एक्सपेंस, तो मेरा अभी प्रॉफिट कितना 100 रुपया से बढ़ गया होगा। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक्सपेंस था 5 लाख और साल के लास्ट में हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे पास 4 लाख का पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से ये स्टेशनरी का खर्चा कम होने की वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ गया था 100 रुपया से, तो उसी तरह ये 4 लाख से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख दिखने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इनकम है। अब यहाँ पे क्या था, स्टेशनरी को डेबिट किया था। स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट किया गया था। और जब ऐसे ये जो एक्सपेंसेस कम होता है तो डिक्रीज होता है एक्सपेंसेस, तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन जब भी एक्सपेंसेस कम होगा तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। ठीक, तो मतलब उससे इनकम बढ़ेगा, वो इनकम साइड में हो जाएगा। तो यहाँ भी वही काम हुआ है। जो ये खर्चा हम 5 लाख माने थे, तो मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख से निकल गया। तो ये 4 लाख से मेरा क्या करेगा, इनकम को बढ़ा देगा। अगर मान लीजिए 4 लाख नहीं रहता तो यहाँ पे नेट लॉस दिखता। यहाँ पे क्या दिखता, 5 5 10 1 11 लाख है इधर। ये नहीं दिखता, ये तो नहीं रखना है क्योंकि ये 4 लाख जो है इसके वजह से है। ये जो 1.5 लाख है ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख का। क्यों, क्योंकि इधर 4 लाख लिखे हैं तब। अगर ये 4 लाख नहीं लिखे रहते तो ये 1.5 लाख नहीं आता। हम इधर देखते 11 लाख में से 4 लाख माइनस करते तो कितना हो जाता, 7 लाख। 7 लाख का हमको नेट लॉस होता है। नहीं, ये 50,000 है तो 5 लाख 6 लाख 6,50,000 में से 4 लाख माइनस करते हैं तो 2,50,000 का ग्रॉस लॉस होता है, 2,50,000 का। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाने की वजह से, क्लोजिंग स्टॉक अपने गोडाउन में होने की वजह से 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो मेरा कहना यही है कि ये बच गया जो क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा इनकम का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको, और यहाँ इनकम का काम कर रहा है इसलिए यहाँ पर हमने इनकम की साइड में लिखा है। अब स्टेशनरी को लिखने का 2 तरीका था, या तो 500 रुपया इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेशनरी बोल के 500 लिखते हैं इनर कॉलम में, और फिर 100 रुपया उसमें से माइनस कर देते हैं तो 400 सीधा आप आउटर कॉलम में ले जाते हैं। ठीक है, या फिर स्टेशनरी इधर लिखते हैं 500 और इनकम में बाई स्टेशनरी कर देते हैं 100, तो उसका भी नेट जो आता है 400 का ही आता है। तो वही काम यहाँ अपना ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ है। इधर लेस क्लोजिंग स्टॉक न करके बाई क्लोजिंग स्टॉक किया गया है और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 1.5 लाख का। तो ये तो समझ गया कि यहाँ पर इनकम क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, और हम अगर किसी चीज को खर्चा मान लेते हैं लेकिन उसमें से बाद में कुछ पैसा आ जाता है तो हमारा इनकम उससे बढ़ जाता है। तो वही इसी वजह से इसको क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, इनकम बढ़ गया ये 4 लाख। हम तो सोचे थे कि पूरा ये खर्चा ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी परचेज करता है तो ये समझ के करता है कि मेरा पूरा का पूरा माल निकल जाए, ठीक है, सेल हो जाए। लेकिन सेल नहीं हो पाया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन गया ये। ठीक, तो ये इनकम, इसी वजह से इसको इनकम ट्रीट करते हैं यहाँ पर। और जैसे ये कैश आया तो कैश क्या था, एसेट था, तो ये कैश एसेट कहाँ दिखेगा, इधर एसेट साइड में दिखेगा। ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, गुड्स है। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो आ गया क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि ये स्टेशनरी जाता कहाँ पे, ये स्टेशनरी माइनस हो जाता 100 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसी तरह ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्लोजिंग स्टॉक चला गया। और फिर ये एसेट भी है क्लोजिंग स्टॉक, जैसे ये कैश एसेट है वैसे ही ये क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है, क्योंकि ये कन्वर्टेबल इनटू कैश है, कभी भी इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है।
इसलिए एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट में भी जगह देना पड़ेगा एसेट साइड में, तो इसलिए यहाँ पर एसेट साइड में लिखा हुआ है। तो अभी ये क्लियर हो गया होगा कि हम जब परचेज करते हैं तो उसको पूरा एक्सपेंस क्यों मान लेते हैं उसी समय, और फिर उसी में से कुछ बच जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आता है, और क्लोजिंग स्टॉक एसेट क्यों है, और फिर उसको हम बैलेंस शीट में क्यों ले जाते हैं। ठीक है, आप जनरली कहीं भी देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा रहता है, वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा रहता है। रीजन है उसका ये अगर उसको ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखना होगा तो ट्रायल बैलेंस में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, ये परचेज वर्ड न लिखे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना पड़ेगा। परचेज वर्ड न लिखे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना पड़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेगा वो, तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जनरली ट्रायल बैलेंस में परचेज वर्ड लिखा रहता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा रहता है। अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेगा ट्रायल बैलेंस में, तो उसको ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेगा और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में जगह दिया जाएगा एसेट साइड में लिखने के लिए। तो यही वजह है, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको मैंने क्लियर करना चाहा है। अगर आपका क्लियर हुआ होगा तो बोलिएगा, नहीं तो फिर से मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा अलग से।